नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली की खबर के साथ। वैशाली से खबर सामने आ रही है जहां आग की चपेट में आकर 3 घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि वैशाली के भगवानपुर में आग लगी और करहरी पंचायत के 4 घर आग की चपेट में आ गए। अगलगी में हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है और आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद जब उसे बुझाया गया तो उसके बाद देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर नजर आ रहा है। जिनका आशियाना था वो उजड़ गया है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। और अगली खबर बेतिया से है। बेतिया में भी आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया और घर में रखे सारे सामान तो इसमें जल ही गए, साथ ही साथ इसमें मवेशी भी झुलस गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है घटना साठी थाना क्षेत्र के परोराहा गांव की है। वहीं अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। तस्वीर हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। बेतिया की तस्वीर देखिए जहां पर एक घर आग की चपेट में आया और किस तरीके से धू धू कर ये पूरा घर जल गया। इसमें रखे सारे सामान जल गए हैं और साथ ही साथ 2 मवेशी जो वहां पर थे वो भी उसमें झुलस गए। झुलसने के बाद उनकी भी मौत हो गई है। जो उसमें रह रहे थे परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। परिवार के लोगों ने प्रशासन से मुआवजे और मदद की मांग की है क्योंकि सब कुछ उनका आग में जलकर राख हो गया है। और मधुबनी में शादी की तैयारी हो रही थी और उसी वक्त घर में आग लग गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शादी के घर में आग लगने के बाद से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और परिवार के लोग बेहद ही परेशान हैं। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आसपास के 5 घरों तक वो आग फैल गई। मतलब एक एक करके आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना अमी पंचायत के भेलवा गांव की है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। आग कैसे लगी है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई है। लेकिन देखिए जब आग वहां लगी थी तो किस तरीके का माहौल वहां नजर आया था। शादी समारोह यहां पर होने वाला था, तैयारी पूरी कर ली गई थी, सभी रिश्तेदार पहुंच गए थे और अचानक से आग घर में लग गई, जिसके बाद से सारा सामान जलकर राख हो गया है। और नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशील मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्दबाजी की जा रही है। बिहार सरकार पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना की है बिहार सरकार ने, आदेश नहीं माना गया है। आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी उन्होंने मांग की। आयोग ने जो रिपोर्ट बनाया है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी सुशील मोदी ने पूछा है। उन्होंने बताया कि जब रिपोर्ट नया है तो फिर नए लोगों को लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि आपको बता दें नगर निकाय चुनाव का ऐलान जरूर कर दिया गया है लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में ये सवाल सुशील मोदी की तरफ से पूछा जा रहा है। अति पिछड़ा आरक्षण और नगर निकाय चुनाव को लेकर के बयानबाजी और सियासत दोनों तेज है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। सर, आपने कल एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जो आयोग है वो रद्द किया गया है और जिस ढंग से, लेकिन आरजेडी जो कह रही है कि आपने गलत विश्लेषण किया है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। 28 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आयोग यहाँ पर गठित किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को आयोग की रिपोर्ट लेकर
और रातों रात जल्दबाजी में नोटिफाई कर दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और देखिए कंटेक्स्ट क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंटेक्स्ट नहीं था ना, कंटेक्स्ट तो था जो अति पिछड़ा आयोग है, ये था कंटेक्स्ट। तो कोई अगर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है तो देखा जाता कंटेक्स्ट क्या है। नए लोगों को लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया? भी अगर कोई नई रिपोर्ट आई उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है, नए सिरे से आरक्षण किस वार्ड में कितना होगा, क्या होगा, उसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण करेंगे। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है नामांकन। आप ये कर सकते हैं कि पहले जिन लोगों ने नामांकन किया उनको भी अनुमति प्रदान करेंगे, लेकिन नए लोगों को आपने रोक दिया। तो देखिए जिस जल्दबाजी में सारी चीजें की गई हैं तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। और फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार की कोर्ट में फजीयत होने वाली है। तो मैं अभी भी सरकार से कहूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपनी बात को रखिए और अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो फिर चुनाव टलने का खतरा है, आशंका है। इसे लड़ने वालों से, लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अभी खर्च वगैरह मत कीजिए, कोई ठिकाना नहीं अगले 8-10 दिन में क्या होगा नहीं होगा। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर किया है, तो इनके फिर कोर्ट में फजीयत होने वाली है। तो सुशील मोदी ने साफ किया है कि ये जल्दीबाजी में उठाया गया फैसला है और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फजीयत हो सकती है और चुनाव फिर चल सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। अब सुशील मोदी द्वारा उठाए गए सवाल पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि सुशील मोदी कोर्ट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। और दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का चारित्रिक पहचान रहा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन पर रोक लगा दिया है, वह शायद उस फैसले को ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं या अंग्रेजी उनकी कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। और बिहार में इन दिनों शराबबंदी पर सियासत जमकर हो रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सुशील मोदी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया था, तो वहीं जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। साथ ही साथ बीजेपी ने सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में जाके आनंद ले, बिहार छोड़ के चले जाए, वहीं उत्तर प्रदेश में चालू करवाए, झारखंड में चले जाए, बगल में झारखंड है और सीमा पर उधर नेपाल भी है, तो जहाँ इच्छा है वहाँ जाके आनंद उठावे। शराबबंदी का एक बड़ा अच्छा बयान है, आप लोगों के पास तो होगा ही। एक बार उनको याद क्यों नहीं दिला देते हैं आप लोग जो बयान वो दिए थे? या तो वो बयान भूल गए हैं या फिर उस रास्ते से हट गया है। जब शराबबंदी कानून बना था उस समय हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं थे, लेकिन अच्छी चीज होने के कारण हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी सफल ना हो। आज शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में धरना देने का ऐलान कर दिया है। 4 लेन पर कब्रिस्तान आने का ये मामला है जिसमें वो अब धरना देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 4 लेन के रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है जिसे हटाने की मांग कर रहे हैं। 0 माइल खगड़िया के बीच एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता है वो तो धरना देंगे। अधिकारी और डीएमएसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में जो देवना के पास में है, वहां कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है।
और अगली खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति को लेकर पैक्स उदासीन बना हुआ है, जिसको लेकर उस जिले में करीब 49 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सिर्फ 18 किसान ही धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे हैं, जिसमें 138 टन धान की खरीद हो सकी है। सबसे खराब स्थिति टाल क्षेत्र की है। इस इलाके में इस बार धान का फसल बेहतर हुआ है, लेकिन खरीदार नहीं है। धान रखने का कोई साधन नहीं होने के कारण महाजनों के यहाँ सस्ते दाम में धान बेचने को किसान मजबूर हो गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। धान अधिप्राप्ति को लेकर शेखपुरा जिले में 49 पैक्स और अन्य दुकान की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन धान की खरीदारी बहुत धीमी चल रही है। मात्र अभी पूरे जिले में 18 किसान ही अभी तक अपने पैक्स में धान बेच सका है, और एक घाट कुसुमा का इलाका है जहां बड़े पैमाने पर धान की फसल भी इस बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसान, देखिए महिला सब सारा किसान है, दिन भर ये सुखा रहे हैं धान को, और कोई खरीदने वाला नहीं है। हम जानते हैं, बताइए क्या रहा धान को उपज इस बार, कैसा उपज होले धनमा के? धान के उपज तो बहुत होले, मदा कोई फायदा नहीं है। वह धान वह पसारने ये अब होले एकरा में 50,000 खर्चा, 20,000 होता या नहीं होते वह पसारने। माने पैक्स वाला कोई नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा सरकार। अब बाहर से आवेगा कोई तो मतलब अब कैसे लेगा, तो भसाबे न करेगा, उपाय तो नहीं है, जगह नहीं है तब क्या करेगा। ये हमरा बुझो कोई जगह नहीं है रखे के, हम कहाँ रखबिए रोड पर, बुझो अथी के लिए रात में जाड़ा के दिन है, हम अकेले सुतते ही। तो इस जिले में धान की अधिप्राप्ति की ही इतनी धीमी स्थिति चल रही है, और किसानों को चिंता सता रहा है कि खुले आसमान के नीचे धान को रखना पड़ा, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में महाजन के हाथों कम कीमत में बेचने को धान मजबूर है किसान यहाँ का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। पर हमारे ज़िले में 17,121 MT आया है, और अभी वर्तमान तक 17 फार्मर से 127.5 M2 का खरीदारी किया गया। इसको इस वीक लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इस वीक से तेज़ी आ जाएगी। और बिहार के सीमांचल इलाके में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को रेड जोन माना गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव मरीज यहीं से मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जागरूकता यहां पर फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर इस रेड जोन में 2030 तक लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जा रहा है, और ऐसे ही कामों से पिछले कुछ महीनों में हालात में सुधार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन माइग्रेंट मजदूरों के कारण तेजी से फैलने वाली बीमारी अब भी यहां पर गंभीर विषय बनी हुई है। साथ ही गर्भवती HIV पॉजिटिव महिलाओं से सफल HIV नेगेटिव प्रसव करवाने को भी सरकार ने चुनौती के रूप में लेते हुए 2030 तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। एड्स नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी और काउंसलर से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल का इलाका एड्स के रेड जोन के रूप में जाना जाता है। HIV पॉजिटिव मरीजों के तादाद को लेकर वैसे तो कई चर्चा है, लेकिन माइग्रेंट मजदूरों की चर्चा एक बड़ा विषय है। अभी हम पहुंचे हैं जिला एड्स बचाव नियंत्रण इकाई का जो कार्यालय है, वहां पहुंचे हैं। जांच का भी तमाम उपाय है, और अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या काम हो रहा है और केंद्र सरकार इसको लेकर क्या लक्ष्य तय किया, और कटिहार की स्थिति फिलहाल क्या है, ये बात करते हैं। सर, कटिहार रेड जोन के रूप में जाना जाता था, अब क्या सुधार हुआ, किस स्तर पर काम हो रहा है? देखिए, HIV रेशियो की संख्या तो घटी है। पहले हमारे 4,000 जांचों में करीब 35-40 लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते थे, और अब वो संख्या 9,000 10,000 जांच हो रही है, तब हमारे पास 20 से 22 लोग की पॉजिटिविटी आ रही है। गवर्नमेंट का जो टारगेट लिया है, गवर्नमेंट ने टारगेट लिया हुआ है कि जो HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे होने वाले जो बच्चे हैं उसमें संक्रमण ना जाए, उसे 2030 तक शून्य करना है। एक बड़ी समस्या आता है, गर्भवती जो महिला है जो HIV पॉजिटिव, उन लोगों को समझाना कितना कठिन होता है, क्या कैसे करना? सर, जाने में तो कठिन, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत परेशानी होता है उनको समझाने के लिए। ठीक है, वो बताती नहीं है जल्दी, फिर भी हम लोग कोशिश उनसे यानी
इतना अच्छा से उससे रिलेशन अच्छे से बनाते हैं कि वह हर एक चीज़ वह समस्या को बताए। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप दोनों पॉजिटिव हैं तो हम लोग आगे जैसे आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, HIV पॉजिटिव के खतरा से बचे रहें। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है इसमें सुधार लगातार हो रहा है और सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इसके लिए विभाग भी काफ़ी काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस आंकड़े में आने वाले दिनों में बहुत सुधार होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगूसराय में एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या किस वजह से की गई है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया गया है। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बेगूसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। छौराही के एजनी की घटना बताई जा रही है, जहां पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगा है। पप्पू दास मारलक लक्ष्मती छड़ा। लक्ष्मण मारलक लक्ष्मण दास मारलक। ओकर बाप की नाम छै? रामदेव दास। आ बड़का के सोनू मिथिलेश दास। जेकरा मारलक वो के है अहाँ का? ई हमर बेटा छी बाप। गाड़ी मिला हम लोग का भी सुबह 7 बजे। उसके बाद हम लोग स्थल पर आए हैं। देखते हैं छौराई ओपी के थाना प्रभारी जी आए हुए हैं, हमारे मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी ग्रामीण लोग हैं। ललन दास जो थे राम जी का लड़का, उनका जो है सो मृत्यु हो गया है। हम लोग देखने के लिए आए हैं। बड़ा बाबू अब इनको बेगूसराय ले गए। और इसी बीच जहानाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही जो शराब बेचते हैं पीते हैं उन लोगों में से 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही 20 लीटर देसी शराब भी पुलिस ने जब्त किया है। 1500 लीटर जावा महुआ भी मौके से बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब उत्पाद विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। शराब केस में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शराब पीते या बेचते 52 लोग पकड़े गए हैं। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। सप्ताह में 2 दिन सामूहिक अभियान चलता था। एक बुधवार और एक शुक्रवार शनिवार चलता था। उसको अब चेंज करके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया है। और ये 3 दिन हम लोग अरवल और जहानाबाद मिल करके, कभी हम लोग के यहाँ 2 दिन हो जाता है, कभी अरवल में 2 दिन सप्ताह में 2 हो जाता है। इस प्रकार से छापामारी अभियान लगातार जारी है। और गोपालगंज में आज से गन्ना पेराई का काम शुरू हो गया है। भारत के सिद्धवलिया गन्ना पेराई केंद्र पर आज से गन्ना पेराई की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पहले मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और मौके पर जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने डोंगा में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मिल महाप्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष 55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं गन्ने की पेराई शुरू होने के बाद ही मिल में 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। शुभारंभ हो गया है और हमें आशा है कि पेराई सत्र अच्छे तरीके से चलेगा। इस साल का हमारा लक्ष्य गन्ना पेराई का 55 लाख क्विंटल है। चिंता का विषय है कि बिहार में जितनी चीनी मिलें थीं उतनी उसमें दिनानुदिन कमी आती जा रही है। हम लोग विधायक जी भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोग सदन में अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे कल कारखाने जो बंद हो गए वो बढ़ने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार से अगली बार, इस बार किसान थोड़ा सा 2021 के अपेक्षा इस बार उससे ज़्यादा खेती हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये किसान की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और किसान भाई से भी मेरी उम्मीद है। और अब बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर की हवा बेहद ही खतरनाक हो गई है। यहाँ पर AQI 367 पर पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग अब घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ।
मुजफ्फरपुर की आबोहवा बेहद खतरनाक होती जा रही है। अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वह 367 पे पहुंच गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। ऐसे में यहाँ अब सांस लेने में भी लोगों को कठिनाई होने लगी। मुजफ्फरपुर के हम मिठनपुरा और बेला थाना क्षेत्र के इलाके में आप देख सकते हैं, ये नारायणपुर अनंत इलाका है और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से हर तरफ आपको धुलकन दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है वह सिर्फ और सिर्फ धुलकन, धुएं जैसी स्थिति दिख रही है। ये प्रदूषण का स्तर है और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, तो इससे भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग काफी परेशान हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और ऐसे में हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ होती है? दिक्कत होती है सांस लेने में। क्या कुछ करते हैं आप लोग आजकल? क्या करते हैं, मास्क लगा देते हैं, मास्क और गमछा है, गमछा भी लपेट के रहना पड़ता है। तो क्या करें, पूरा एकदम धुआं, पूरा एकदम पूरा नारायणपुर पूरा धुआं है, पूरा पूरा एकदम प्रदूषित हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? कल तो हम देखे हैं कि पानी छिड़काव हुआ था रोड पर। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर क्या कुछ करते हैं आप? हम तो मीठा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, मीठा गुड़ खाते हैं ताकि प्रदूषण प्रदूषण से बच जाए, वो छन जाए। तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब भी लोग उपाय करने लगे हैं। स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। बिहार के कई शहरों की स्थिति इतनी खतरनाक होती जा रही है। खासकर मुजफ्फरपुर की हालत की बात करें तो मुजफ्फरपुर का AQI जो है वह 367 पे पहुंच गया है, यानी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है और ऐसे में लगातार स्थिति जो है वह बिगड़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और आज से दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है और अब ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। खास तौर पर बताया जा रहा है कि पटना में आने वाले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, जिसकी वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रवि एस नारायण। आज से दिसंबर महीने की शुरुआत हो रही है और दिसंबर महीने की शुरुआत होने से ठंड का जो असर है वो भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस ढंग से मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले 72 घंटों में 3 से 4 डिग्री जो तापमान है वो कम होगा और लगातार तेजी से गिरते तापमान के कारण जो है बिहार के कई जिलों में जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों सबसे ज्यादा ठंड जो रिकॉर्ड किया गया वो गया में, जहां पे लगभग 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अगर पटना की बात करें तो लगभग 14, बांका में 11 और पूर्णिया में 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में उत्तर पछुआ हवा की जो मजबूती है वो है, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी इलाकों में हल्की जो धुंध है वो भी दिखाई पड़ती रहेगी। अगर राजधानी पटना की बात करें तो सुबह से हल्की धुंध जो है वो दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे जो तापमान है उसमें भी तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण ठंड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पटना सहित अगर बात करें तो जहाँ पे तेजी से तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है उसमें अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल के सहित आप अगर देखेंगे तो गया, औरंगाबाद, रोहतास, सारण और पूर्वी चंपारण और सिवान जैसे जिलों में भी जो है तापमान तेजी से गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर के जहां जिला प्रशासन अलर्ट है, गरीबों के लिए रैन बसेरा बना रही है, वहीं लोगों को भी हिदायत दी गई है कि लगातार तेजी से गिरते जो तापमान है उसके कारण सावधानी बनाए रखें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड के पूर्व मंत्री समरेश सिंह का आज निधन हो गया है। उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उसके बाद आज उनका निधन हो गया है। झारखंड की राजनीति के दिग्गज रहे समरेश सिंह को एक दिन पहले ही रांची स्थित मेदांता अस्पताल से बोकारो स्थित उनके घर लाया गया था। बोकारो जिले के ही चंदन कियारी प्रखंड लालपुर पंचायत स्थित देवलटांड गांव में समरेश सिंह का पैतृक आवास है। समरेश सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है।
और समरेश सिंह के निधन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर दुख जताया है, उन्होंने शोक जताया है और साथ ही साथ ट्वीट करते हुए अपनी शोक संवेदना उन्होंने लिखी है। जो ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री और बोकारो से पूर्व विधायक आदरणीय समरेश सिंह जी के निधन की खबर से आहत हूं। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। आदरणीय समरेश जी के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण